जय हिंद साथियों, आप सभी को दिल खोल करके स्वागत है आपके अपने परिवार सफल स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। देखिए हम देखेंगे जो बेल्ट्रॉन, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का रुक्मिणी प्रकाशन का वन ऑफ द बेस्ट बुक है मार्केट में बेल्ट्रॉन के लिए। तो उसका इस बुक का हम रिव्यू एक एक पेज बाय पेज कर रहे हैं। ठीक है, कुल इसमें से कुल 15 सेट है, जिसमें 10 टेस्ट सीरीज और 5 सोल पेपर के रूप में है। तो ये टेस्ट सीरीज और सोल पेपर हम करवा चुके हैं प्ले लिस्ट में, जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। इसमें जो बुक का जो शुरुआत में दिया हुआ है इस कंप्यूटर पर स्टडी पैकेज विशेष रूप से, तो इसी को हम आज देखेंगे सॉफ्टवेयर। ठीक है, इससे पहले भी 3 वीडियो आ चुका है और आप इसमें से देखिए कुल 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी बिना नेगेटिव के। आप प्रयास करिए कि सभी प्रश्नों को टच करिएगा एग्ज़ाम में, और आप वन लाइनर क्वेश्चन को देख करके आप बहुत ही बेहतरीन से तरीक़ों को अपने तैयारी को और भी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए करा कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए निर्देशों अर्थात प्रोग्रामों की एक श्रृंखला है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए निर्देशों अर्थात प्रोग्रामों की एक श्रृंखला है और यह कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है। सॉफ्टवेयर जैसे कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करता है। हम 1 से 2 बार आपको 3 बार पढ़ करके सुनाएंगे, आप ध्यान से सुनिएगा तो आप उसको जैसे याद रख सकते हैं इजीली। अगला है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है ताकि किसी विशेष कार्य को पूरा किया जा सके। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयरों के बीच समन्वय स्थापित करता है ताकि किसी विशेष कार्य को पूरा किया जा सके। इसका प्राथमिक उद्देश्य डेटा को सूचना में परिवर्तन करना है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य होता है कि डेटा को सूचना में परिवर्तित करना, और यह डेटा को इनपुट कराने तथा रिजल्ट को आउटपुट कराने में सहायता करता है। सॉफ्टवेयर का काम होता है कि डेटा को इनपुट कराना तथा रिजल्ट को आउटपुट कराने में भी सहायता करता है। देखिए सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं। सॉफ्टवेयर के 2 प्रकार हैं, 2 श्रेणियों में बांटा गया सॉफ्टवेयर को, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक पहला है का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरा यूटिलिटीज़ है, तीसरा कंपाइलर है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूजर रिटेन सॉफ्टवेयर, रेडीमेड सॉफ्टवेयर और पैकेजेस सॉफ्टवेयर। ठीक, सॉफ्टवेयर को भाग देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी 3 भागों में बांटा गया, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक यूटिलिटीज, तीसरा कंपाइलर या इंटरप्रेटर। ठीक है, और देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में है यूजर रिटेन सॉफ्टवेयर, रेडीमेड सॉफ्टवेयर, पैकेजेस सॉफ्टवेयर। ठीक है, देखिए सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके बारे में जानते हैं। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को चलाने और उसको नियंत्रण करने, उसके विभिन्न भागों को देखभाल करने तथा उसकी सभी क्षमताओं को अच्छे से उपयोग करने के लिए बनाए जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को चलाने, उसके नियंत्रण करने, उसके विभिन्न भागों की देखभाल करने तथा उसकी सभी क्षमताओं को अच्छे से उपयोग करने के लिए बनाए जाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और कंप्यूटर से हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही हो पाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि कंप्यूटर से हमारा कम्युनिकेशन किसके माध्यम से हो पाता है, तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में वे प्रोग्राम शामिल होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करते हैं और उसके विभिन्न भागों के बीच उचित तालमेल बनाकर कार्य कराते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में वे प्रोग्राम शामिल होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करते हैं और उसके विभिन्न भागों के बीच उचित तालमेल बनाकर कार्य करते हैं। अगला है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य प्रकार है जिसके बिना कंप्यूटर को चलाना असंभव है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य प्रकार है जिसके बिना कंप्यूटर को चलाना असंभव है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक भाग है। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम वह पहला प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को स्विच ऑन होने पर कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होता है।
ऑपरेटिंग सिस्टम पहला प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को स्विच ऑन होने पर कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होता है। यह सीपीयू से आने वाले सिग्नल को कंप्यूटर के विभिन्न भागों तक प्रवाहित करने की दृष्टि से नियंत्रित करता है। यह मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू से आने वाले सिग्नल को कंप्यूटर के विभिन्न भागों तक प्रवाहित करने की दृष्टि से नियंत्रित करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के और भी भाग है, जैसे देखिए एमएस डॉस, एमएस विंडो, यूनिक्स, लिनक्स, OS/2, एप्पल मैकिन्टोश आदि कुछ प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग है, एमएस डॉस, एमएस विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, OS, एप्पल मैकिन्टोश। ठीक है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग हैं। और यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4 यहाँ इसमें दिया हुआ है। देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर ऑपरेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करता है और फिर एप्लीकेशन को जैसे यूजर उसको प्रयोग में लाता है। यूजर में आ जाएगा आपका कंप्यूटर, असेंबलर, टेक्स्ट एडिटर, डाटाबेस सिस्टम, जिसको जहाँ ज़रूरत हो उस हिसाब से अपना काम यूजर करता है। अगला देखिए बूट स्ट्रैप प्रोग्राम। बूट स्ट्रैप प्रोग्राम यह एक प्रोग्राम है जो स्टार्टअप के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रारंभ करता है। बूट स्ट्रैप एक प्रोग्राम है जो स्टार्टअप के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रारंभ करता है। बूट स्ट्रैपिंग को एक सेट के निर्देशों को लोड करने की प्रक्रिया है जब एक कंप्यूटर चालू या बूट किया जा सकता है। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर में रोम चिप में एक छोटी सी बूट स्ट्रैप रूटीन होती है जो ऑटोमेटिक ही एग्जीक्यूटिव हो जाती है। ऐसे पीसी जिसे सिग्नल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता है, उनके क्रैश होने के बाद उन्हें रीसेट करने की आवश्यकता होती है। बूट स्ट्रैप प्रोग्राम एक ऐसी पीसी होती है जिसमें सिग्नल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता है, उनके क्रैश होने के बाद उन्हें रीसेट करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, और अगला पॉइंट है किसी कंप्यूटर सिस्टम को दो तरह से बूट किया जा सकता है। पहला है कोल्ड बूटिंग जो कंप्यूटर को पहली बार ऑन होने पर होती है, एवं दूसरा है वार्म बूटिंग जिसमें कंप्यूटर पहले से ही ऑन होता है तथा उसे रीसेट किया जा सकता है। इसके लिए वार्म बूटिंग के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग किया गया है, Ctrl+Alt+Delete की का, जैसे एक ही बार प्रेस करने से वार्म बूटिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यह सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है कि यह सॉफ्टवेयर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर के एनालिसिस, कॉन्फ़िगरेशन और मेंटेनेंस में सहायता के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। यूटिलिटी यह सॉफ्टवेयर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर के एनालिसिस, कॉन्फ़िगरेशन और मेंटेनेंस में सहायता के लिए डिज़ाइन किया गया है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण निम्नलिखित हैं, जैसे देखिए वायरलेस स्कैनर, कंप्यूटर सिस्टम की ट्रोजन तथा वायरलेस से बचाने के लिए वायरस स्कैनर। अगला है डिस्क डिफ्रेगमेंटर। हार्ड डिस्क की स्पीड को बढ़ाने के लिए डिस्क डिफ्रेगमेंटर का प्रयोग किया जाता है। हार्ड डिस्क का स्पीड को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार से प्रश्न पूछिएगा, बताइएगा डिस्क डिफ्रेगमेंटर। अगला है फाइल मैनेजर। देखिए फाइल और फोल्डर्स के ऐड, रिमूव, रीनेम और ट्रांसफ़र करने के लिए इस फाइल मैनेजर का प्रयोग किया जाता है। देखिए फाइल मैनेजर का काम क्या है, तो फाइल और फोल्डरों को ऐड, रिमूव, रीनेम एवं ट्रांसफ़र करने के लिए फाइल मैनेजर यूटिलिटी का प्रयोग किया जाता है। अगला है आपका असेंबलर्स। असेंबलर यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए किसी प्रोग्राम को पढ़कर उसका अनुवाद मशीन लैंग्वेज में कर देता है, उसे असेंबलर कहते हैं। असेंबलर का काम होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलना। ठीक, और इसका अनुवाद करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि कंप्यूटर केवल अपनी मशीनी लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को ही पालन कर पाता है। असेंबली भाषा के प्रोग्राम को सोर्स प्रोग्राम भी कहा जाता है और इसकी मशीनी भाषा में अनुवाद होने के बाद जो प्रोग्राम प्राप्त होता है उसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, अगला है आपका कंपाइलर्स। देखिए कंपाइलर्स का काम
क्या होता है, तो कंपाइलर्स का काम होता है कि यह प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम या सोर्स कोड को मशीनी कोड या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में रूपांतरित करता है। यह पूरे प्रोग्राम का एक बार पढ़ता है तथा सारी गलतियां को बताता है। यह गलतियां दूर होने पर प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में रूपांतरित कर देता है। ठीक, और प्रत्येक हाई लेवल लैंग्वेज के लिए अलग अलग कंपाइलर की आवश्यकता होती है। प्रत्येक हाई लेवल लैंग्वेज के लिए अलग कंपाइलर की आवश्यकता होती है। एक कंपाइलर असेंबलर की तुलना में अधिक बुद्धिमान होता है, लेकिन इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा है। एक कंपाइलर असेंबलर की तुलना में अधिक बुद्धिमान होता है, लेकिन इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा है। कंपाइलर सभी तरह के लिए लिमिट्स, रेंजेस तथा एरर्स आदि को चेक करता है। कंपाइलर सभी तरह के लिमिट्स, रेंज तथा एरर्स आदि को चेक करता है। इस चेक करने का काम कंपाइलर का होता है। अगला है आपका इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर या प्रोग्राम द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए सोर्स प्रोग्राम का अनुवाद मशीनी लैंग्वेज में करता है, और इंटरप्रेटर हर निर्देश को एक एक करके ट्रांसलेट करता है। इंटरप्रेटर हर एक निर्देश को एक एक करके ट्रांसलेट करता है। यह एक निर्देश को ट्रांसलेट कर बिना स्टोर किए गए एग्जीक्यूट करता है तथा फिर तब दूसरे निर्देश को ट्रांसलेट करता है। इस प्रकार जब जो पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है तो अंत में यह प्रतिक्रिया देता है। समान रूप से कंपाइलर और इंटरप्रेटर का कार्य समान होता है। इसमें अंतर केवल यह होता है कि कंपाइलर जहां ऑब्जेक्ट प्रोग्रामेबल बनाता है वही इंटरप्रेटर कुछ नहीं बनाता। इसलिए इंटरप्रेटर्स का उपयोग करते समय हर बार सोर्स प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। एक कंपाइलर इंटरप्रेटर से 5 से 25 गुना तेज होता है। इंटरप्रेटर्स कम से कम मेमोरी स्पेस लेता है। ठीक है, और एक है देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जो वास्तविक कार्य कराने के लिए लिखे जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जो वास्तविक कार्य कराने के लिए लिखे जाते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर भाषाओं का उपयोग कर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हुए लिखा जाता है, अतः यूजर आसानी से कंप्यूटर का उपयोग कर सकता है, जैसे औद्योगिक स्वचालन, चिकित्सा सॉफ्टवेयर, शैक्षणिक सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर आदि। एड प्रोग्राम पर समान तौर पर सबके लिए एक जैसे लिखे हुए भी आते हैं, जिन्हें रेडीमेड सॉफ्टवेयर या पैकेज कहा जाता है। MS वर्ड, MS एक्सेल, टैली, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, फोटोशॉप आदि सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के और भी उदाहरण है। यूजर अपने तरीके से उसको यूज में लाता है। जैसे मान लीजिए किसी टीचर का ही कोई एप्लीकेशन है या फिर कोई गेमिंग का एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक वगैरह, कोई भी एप्लीकेशन है, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपने यूजर के हिसाब से उसको बनाता है और उसको ईजिली तौर पे उसको यूज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर का दिल माना जाता है। कंप्यूटर का हार्ट किसको माना जाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ताओं मतलब यूजर आपके कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि उपयोगकर्ताओं मतलब आपके और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम नहीं चलाया जा सकता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम को नहीं चलाया जा सकता है। उदाहरण के देखिए लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज, गूगल क्रोम ओएस, मैकओएस, एंड्रॉयड ओएस आदि ऑपरेटिंग सिस्टम के सब उदाहरण हैं। और यह एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को आंतरिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है और उपयोगकर्ताओं को इंटरफेस प्रदान करता है। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम ही पहला प्रोग्राम होता है जो किसी कंप्यूटर के स्विच ऑन पावर होने के बाद स्वतः कंप्यूटर की मेमोरी में लोड हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के पहला प्रोग्राम होता है जो किसी कंप्यूटर के स्विच ऑन पावर होने के बाद स्वतः ही कंप्यूटर की मेमोरी में लोड हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम
तथा विभिन्न संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के मध्य इंटरफेस का कार्य करता है, जिसे प्रोग्राम, मेमोरी तथा इनपुट आउटपुट डिवाइसों को मैनेज किया जाता है। ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हार्डवेयर किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को क्रियान्वित नहीं कर सकता है। सामान्यतः अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे वीडियो प्लेयर, वेब ब्राउज़र, कैलकुलेटर आदि पहले से ही बने होते हैं। जो ज़रूरत का चीज़ होता है वो मेन रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल या फिर जो कंप्यूटर होता है उसमें पहले से ऑपरेट किया हुआ रहता है। वीडियो प्लेयर, वेब ब्राउज़र, कैलकुलेटर, अलार्म्स, ये सब तो कंपलसरी चीज़ है, वो हर यूज़र को ज़रूरत पड़ता ही पड़ता है, इसलिए उसको एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल या फिर इंस्टॉल या अपडेट किया हुआ रहता है। ठीक है। अगला आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तब ऑपरेटिंग सिस्टम पहले मुख्य मेमोरी रैम में लोड होता है। जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले कौन सी मेमोरी में लोड होता है? जो रैम में लोड होता है। और इसके उपरांत यह यूजर सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर जो आवश्यक है उसे अपलोड करता है, सब निर्धारित एलोकेट करता है। इसके मुख्य कार्य हैं मेमोरी मैनेजमेंट। प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम निर्णय करता है कि किस प्रोग्राम को कितना मेमोरी दिया जाएगा। प्रोसेसिंग शेड्यूलिंग, प्रोसेस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम तय करता है कि किस प्रोसेस को प्रोसेसर मिलेगा और किसको कितना मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। ये सब प्रोसेसिंग, शेड्यूलिंग या मैनेजमेंट का काम होता है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम तय करता है कि किस प्रोग्राम को प्रोसेसर मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। ठीक। और कितने समय के लिए मिलेगा, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ट्रैफिक कंट्रोलर होता है जो काम को कंट्रोल करता है कि कितना काम हो रहा है या होगा। ठीक। टास्क मैनेजर को अपर करके हम जान सकते हैं कि कितने कार्य हो रहे हैं। किसी भी टास्क या प्रोसेसर की सीपीयू आवंटित करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। टास्क मैनेजर को ऊपर करके हम जान सकते हैं कि कितने कार्य हो रहे हैं। किसी भी टास्क या प्रोसेसर की सीपीयू आवंटित करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। ठीक। अगला है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट अलग अलग इनपुट आउटपुट डिवाइस को चलने में मदद करने वाले ड्राइवर्स जैसे वाईफाई ड्राइवर, साउंड ड्राइवर्स, ग्राफिक्स ड्राइवर आदि ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता है। डिवाइस मैनेजमेंट अलग अलग इनपुट या आउटपुट डिवाइस को चलने में मदद करने वाले ड्राइवर्स आदि ड्राइवर्स मतलब वाईफाई ड्राइवर्स, साउंड ड्राइवर्स, ग्राफिकल ड्राइवर आदि को ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता है। सामान्यतः अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग ड्राइवर्स होते हैं। सभी हार्डवेयर डिवाइस को ट्रैक करना और उस प्रोसेस या टास्क करवाना ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। जब प्रोसेस पूरा हो जाता है तो डिवाइस को ऑपरेटिंग सिस्टम कर देता है। जब प्रोसेस पूरा हो जाता है तो डिवाइस को ऑपरेटिंग सिस्टम डिलोकेट कर देता है। फाइल मैनेजमेंट देखिए, अगला टॉपिक है फाइल मैनेजमेंट। कंप्यूटर सिस्टम की फाइलों की प्रबंध करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। विभिन्न एक्सटेंशन वाले सभी फाइलों ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा मैनेज किए जाते हैं। फाइलों को बनाने, संशोधित करने और हटाने का काम फाइल प्रबंधन में होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य जो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल प्रबंधन के दौरान दिए जाते हैं। देखिए, निम्नलिखित कुछ प्रमुख कार्य हैं जो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल प्रबंधन के दौरान किए जाते हैं। जैसे कि देखिए, पहला में दिया हुआ यह कंप्यूटर सिस्टम में नई फाइल्स बनाने और उन्हें विशिष्ट स्थानों पर रखने में मदद करता है। यह विभिन्न उपयोगकर्ताओं के बीच फाइल साझा करने और उनके अनुकूल बनाने में मदद करता है। यह फाइलों को अलग अलग फोल्डरों में संग्रहित और फाइलों के नाम संशोधित करता है। ठीक। अगला है देखिए, डिस्क प्रबंधन के दौरान फाइलों को भंडारण, पुनर्प्राप्ति, हटाने को भी कार्य करता है। अगला है आपका पांचवा सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर को अनधिकृत पहुंच से रोकता है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर को अनधिकृत पहुंच
अनऑथराइज्ड मतलब जो एप्लीकेशन होता है या चीज़ें होते हैं उसको एक्सेस करने से मना करता है। जो सिक्योर हो उसी को आप अलाउ करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो पासवर्ड लगाते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा मैनेज किए जाते हैं। पासवर्ड जो लगाते हैं वो किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। अगला है सिस्टम परफॉर्मेंस देखना। यह सिस्टम के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है और सिस्टम में सुधार करता है। सिस्टम परफॉर्मेंस देखना, इसका काम होता है कि सिस्टम को परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है और सिस्टम में सुधार, यह मतलब इम्प्रूव करता है। सातवां है एरर डिटेक्टिंग एड्स। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में आ रहे त्रुटि का पता करके उसे ठीक करता है। एरर या डिटेक्टिंग एड, कंप्यूटर में आ रहे त्रुटि का पता करके उसे ठीक करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है, जो एरर डिटेक्टिंग एड्स करता है। यूजर और कंप्यूटर प्रोग्राम के बीच के तालमेल। यूजर को कंप्यूटर के प्रोग्राम को चलाने के लिए इनपुट आउटपुट हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यूजर और कंप्यूटर प्रोग्राम के बीच तालमेल। यूजर को कंप्यूटर के प्रोग्रामों को चलाने के लिए इनपुट या आउटपुट हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है। इस हार्डवेयर डिवाइसों को एक कंप्यूटर का ज़रूरत पड़ता है और इन हार्डवेयर डिवाइसों को एक कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। एक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के उपयोगकर्ताओं सीधे कंप्यूटर से बातचीत नहीं करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के उपयोगकर्ताओं सीधे कंप्यूटर से बातचीत नहीं करते हैं और प्रत्येक उपयोगकर्ताओं 5 कार्ड की तरह एक ऑफलाइन डिवाइस पर अपनी जॉब को तैयार करता है और इसे ऑपरेटर को सौंपता है। ऑपरेटर तय करता है कि किस क्रम में जॉब निष्पादित होगा। प्रोसेसिंग में तेज़ी लाने के लिए समान आवश्यकताओं वाले जॉब को एक साथ बांधा जाता है और समूह के रूप में चलाया जाता है। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम का मेन फंक्शन होता है कि वो जॉब को बैच में ही एग्जीक्यूट करें। इस काम में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है वह होता है बैच मॉनिटर, जो कि मेन मेमोरी में लो एंड में स्थित होता है। देखिए, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम का मेन फंक्शन होता है जो जॉब को बैच में ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता है और इस काम में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वह होता है बैच मॉनिटर, जो मेन मेमोरी को लो एंड में स्थित होता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बार कमांड देने के बाद यूजर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जो एक बार कमांड देने के बाद यूजर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग तब किया जाता है जब समय की पाबंदी होती है। उदाहरण के लिए मिसाइल सिस्टम, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, रोबोट, एयर टिकट रिजर्वेशन आदि। डायरेक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार की रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगला है तीसरा नंबर, देखिए डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ऑटोनोमस कंप्यूटर के लोकेशन से मिलकर बना होता है। यह सिस्टम का नेटवर्क तथा डिस्ट्रीब्यूशन मिडिल वायर के माध्यम से जुड़ा होता है। यह एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम से बहुत से सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स से मिलकर बना होता है, लेकिन सिंगल सॉफ्टवेयर के रूप में रन होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, यह एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम बहुत से सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स से मिलकर बना होता है, लेकिन यह एक सिंगल सिस्टम के रूप में रन होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को लूजली कपल्ड सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को लूजली कपल्ड सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम NOS, यह एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक नेटवर्क डिवाइस है, जैसे राउटर, स्विच या फायरवॉल आदि के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक से अधिक कंप्यूटर्स को एक साथ बातचीत करना, फाइल साझा करने के लिए उपयोग होता है। यह एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किसी एकल नेटवर्क सर्वर पर रन हो रहे प्रोग्राम कई यूजर्स को एक साथ इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। ठीक,
अगला है एक सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिंगल जॉब या प्रोग्राम को एक बार में एक ही प्रोग्राम निष्पादित करते हैं, जिसे एमएस डॉस कहा जाता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार से एक सिस्टम एक बार में एक से अधिक प्रोग्राम को निष्पादित मतलब एग्जीक्यूट कर सकता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार में एक से अधिक प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर्स को एक साथ कई अलग अलग प्रोग्राम टास्क या प्रोग्राम को पूरा करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए देखिए, उपयोगकर्ता एक समय में ईमेल भी लिख सकता है और साथ में अपने मित्रों से चैट भी कर सकता है। मतलब एक साथ यूजर और भी काम कर सकते हैं, अलग अलग प्रोग्राम को रन करवा सकता है। और अधिक आधुनिक समय में प्रायः सभी कम ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। विंडोज़ 2000, OS 2, यूनिक्स, लिनक्स OS, ये सब जो आते हैं ये सब मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। और कार्य पद्धति मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रत्येक टास्क या प्रोग्राम के लिए CPU का समय निर्धारित होता है। CPU प्रोसेसर का कुछ समय सभी टास्क के लिए आवंटित होता है, इसलिए इसे टाइमेंशनिंग सिस्टम के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, अगला है देखिए आपका मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम को चलाने की अनुमति देता है, लेकिन इस CPU को एक समय में एक ही प्रोसेसर या कार्य करने का अनुमति देता है। कार्य पद्धति इसका मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम या प्रोसेस एक साथ मेमोरी में लोड होता है, लेकिन CPU किसी एक प्रोसेस को लेती है और उस पर कार्य करती है। यदि प्रोसेसर को इनपुट या आउटपुट ऑपरेशन की ज़रूरत या आ जाए तो CPU उस प्रोसेसर को छोड़कर अगले प्रोसेसर को करने लगती है। मतलब जब एक प्रोसेसर एक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करता है तब तक CPU खाली न बैठे अगले प्रोसेसर को करने लगता है और बाकी सभी प्रोसेसर को इंतज़ार करना पड़ता है। ठीक, अगला है देखिए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ही समय में एक विशेष कंप्यूटर प्रणाली का उपयोग करने के लिए कई लोगों को विभिन्न टर्मिनलों पर स्थित करता है। प्रोसेसर का समय एक साथ कई यूजर के बीच साझा किया जाता है, जिसे समय साझाकरण कहा जाता है। ठीक, अगला है आपका मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से अधिक प्रोग्राम को अलग अलग निर्देशों को एक साथ प्रोसेस किया जाता है। क्योंकि इस प्रकार के सिस्टम में दो या दो से अधिक प्रोसेसर या CPU जुड़े होते हैं। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को पैरेलल प्रोसेसिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कार्य करने की गति तेज होती है। ठीक, अगला है देखिए, ये CPU दिया हुआ है मेन मेमोरी, इसमें आप देख सकते हैं कि प्रोसेसर कैसे काम करता है, यूनिट। और अगला आपका एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एक एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम किसी एक कार्य को कराने के लिए बना होता है। यह किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ही उपस्थिति होते हैं, उदाहरण के लिए वॉशिंग मशीन आदि। ठीक है, तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम को देखिए, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम किसी एक कार्य करने के लिए बना होता है, यह किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस में ही उपस्थिति होती है। ठीक है, इसका उदाहरण आप वॉशिंग मशीन के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, और अगला हम वीडियो यहीं पे समाप्त होता है सॉफ्टवेयर का जो था। तो अगला में वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर प्रोग्राम तथा प्रोग्रामिंग भाषाएं। ठीक है, तो आप वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है।